हाँ जी। सो बाय नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फुल फ्लेज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब मैं आपको आज की क्लास का लास्ट टॉपिक समझाने वाली हूँ जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो मैं एस्पेक्ट कवर करने वाली हूँ ये इस चैप्टर में भी आपका पूरा पूरा रोल प्ले करने वाला है, एंड ये आपका जो मटेरियल चैप्टर है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है। तो अगर हम अभी कवर कर लेंगे तो ये वहां जाकर हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट है? वो एक स्पेशल पॉइंट है, मतलब एक स्पेशल आइटम है जिसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है। दैट इज जीएसटी। नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पॉइंट है। अब ये कॉस्ट शीट में कहां से आ गया, क्यों आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सो लेट अस स्टडी इन डिटेल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता क्या है। ठीक है, देखो ये है टैक्स जो कि गवर्नमेंट लेवी करती है जब भी कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब सेल के पॉइंट ऑफ टाइम पे लगती है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कल को आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओगे तो आप जब किसी भी अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो जब आप बिल चार्ज करोगे तो आप उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करोगे। ये आपका एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है जो कि पेपर नंबर 4 में आपका कवर होता है, एंड ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट इसका रोल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है वो समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी का साइकिल वर्क कैसे करता है, ये लगता कैसे और होता क्या इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए देखो, अब मैंने क्या एग्जांपल लिया है, मैंने एक 3 पर्सन्स लिए हैं ए बी एंड सी। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल क्रिएट की हुई है। तो ए पर्सन जो है ये है फर्स्ट स्टेप का मैन्युफैक्चरर। अब मान लीजिए कोई फार्मर है, वैसे तो जो मेरी एग्जांपल है इसमें जो मैंने जीएसटी का रेट समझाने के लिए लिया है 10%, ये भी रेट एप्लीकेबल नहीं है, फार्मर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ये तो खैर जीएसटी एक्ट जब आप पढ़ोगे तब आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। मेरा टारगेट यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट समझाना है। ठीक है, मैं न्यूमेरिकली कॉस्टिंग में इसका क्या है रोल वो समझाना है। तो जस्ट गो विद मी। ठीक है, तो ए फार्मर, ए जो है बंदा वो एक बेसिक प्रोड्यूसर है जहां से प्रोडक्शन का स्टेप शुरुआत होती है। तो मान लीजिए ये फार्मर है, इसने अपनी क्रॉप्स ग्रो की जिसके ऊपर इसको खर्चा आया 1000। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नेचर का गुड है, तो इसलिए इसने कहीं से कोई सामान वगैरह नहीं खरीदा, तो नेचर ने इसको जो भी दिया तो उसका इसको करने में खर्चा आया प्लांटेशन का 1000। अब 1000 की क्रॉप को सेल करना था इसको, इसको कॉस्ट आई 1000, इसने अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया 200 रुपए, एंड इसने 1200 का बेचने का सोचा। ठीक है, अब जब इसने चीज 1200 की बेचने की सोची तो गवर्नमेंट कहती है कि आप सेल करने वाले हो ना, तो आप हमें अब इसका टैक्स दो। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप बिल बनाते हो आपने किसको सेल करना था, बी को। अब जब बिल बनाया तो इस स्टेप पर आकर आपने जीएसटी का रेट देखा अपनी कमोडिटी के ऊपर जो कि था 10% मान लो, तो 120 रुपए आप अब सेल वैल्यू के ऊपर लगा दोगे, एंड आपको 1320 रुपए का बिल पूरा बनेगा जो कि बी के हाथों में बिल जाएगा, एंड बी आपको पेमेंट करेगा 1320 की। ठीक है, बी इज गोइंग टू पे यू 1320 एंड बी आपसे बिल ले लेगा। अब आप सोचो, इस जब आपकी पॉकेट में 1320 रुपए आ गए, क्या ये सारे आपके पैसे हैं? नहीं, आपने 120 रुपए ये वाले, ये तो गवर्नमेंट के थे, तो ये कहां पर जाएंगे, ये गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे। इट मीन्स इसमें से 1200 ये आपकी पॉकेट में जाएंगे, एंड 120 आप गवर्नमेंट को जमा करवा दोगे कि आपने ये जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है, अब जब ये बिल बी के पास पहुंचा, अभी मैं आपको नॉर्मल साइकिल बता रही हूं होता क्या है। अब बी खर्चा तो करके आया 1320 का। अब यहां पर स्टेप आता है कि जो बी है इसको इनपुट क्रेडिट, दिस इज अ वर्ड विच इज यूज, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहना है, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल, ये एक वर्ड है। एंड एक मैंने यहां पर सेकंड सिचुएशन सेम क्रिएट की हुई है जिसकी है इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल का सीन है। ठीक है, तो पहले समझते हैं अवेलेबल का क्या मतलब है। इनपुट क्रेडिट, अच्छा आपको पता है क्रेडिट वर्ड क्या होता है? जैसे हम कोई कोई अच्छा काम होता है ना, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, क्रेडिट क्या होता है, मतलब वाह वाह किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, राइट। तो इनपुट क्रेडिट अवेलेबल का क्या मतलब है कि जब बी ये टैक्स पे करके आया है ना, तो इसको इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए।
ठीक है, इसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, अब ये जो 120 रुपए पे करके आया ना गवर्नमेंट को, इसको इसका फायदा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, पहले आप सीन समझो। अब जब ये अपनी बुक्स में इस बिल की एंट्री पास करेगा, तो ये अब टोटल कॉस्ट किसको मानेगा, 1200 को या 1320 को। अब आप सोचोगे मैम पे तो ये 1320 करके आया है। अरे यही तो पॉइंट है, ये चाहे 120 पे करके आया ना एक्स्ट्रा, लेकिन इसको इसका बेनिफिट आगे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा। अब ये भूल जाओ कि इसने ये अभी कुछ ये इसका खर्चा हुआ था, क्योंकि इसको ये सूद समेत वापस मिल जाएगा। तो इसका खर्चा हम क्या मानेंगे, 1200 ही हुआ है। तो जब ये अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ना, तो आप देखो एंट्री क्या होगी, ये एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड ये जीएसटी जो पे करके आया ना, जीएसटी मान लो मैंने पेड की एंट्री कर दी, पेड अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा, ठीक है। अब ये 1200 की परचेजेस डालेगा, 120 का बोलेगा कि मैं ऑलरेडी पे कर आया हूं और 1320 मेरी पॉकेट से निकल गए। अब ये जो जीएसटी पेड है ना, ये सेपरेट इसका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा इसकी बुक्स में। अब इसको इसका फायदा कैसे मिलेगा वो देखना। तो अब जब ये परचेजेस अकाउंट को 1200 से डेबिट करेगा, तो ये खर्चा 1200 ही बनेगा ना इसका मटेरियल का। अब इसने 1200 के सामान के ऊपर 300 रुपए का अपना और कोई खर्चा कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया या जो भी चेंजेस की, तो अब इसको टोटल खर्चा बन गया 1500 का। अब इसने 1500 के खर्चे के ऊपर सोचा कि 500 रुपए तो कम से कम मुझे बचने चाहिए, तो इसने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया 2000 रुपए। अब जब 2000 वाली चीज इससे सी लेने आया, तो पॉइंट ऑफ सेल के टाइम पे गवर्नमेंट फिर आके बैठ गई उसकी दुकान पे, कहती जी आप सेल कर रहे हो तो हमें टैक्स दो। अब जब टैक्स देने की बारी आई, तो 2000 का 10% 200 रुपए टैक्स पेबल बन गया। अब सी बेचारा इसको कितने पैसे देकर जाएगा, 2200 रुपए। एंड 200 रुपए ये किसके नाम पर कलेक्शन हुई, टैक्स के नाम पर। ठीक हो गया। अब इस 2200 में से किस किस का रोल है, फिर वही बात आ गई, 2000 इसकी पॉकेट में जाने हैं, 200 रुपए गवर्नमेंट को जाने हैं। ठीक है, अब जब ये 200 रुपए अब सोचो गवर्नमेंट को जाने हैं, तो आप सोचो ये जो 120 का बेनिफिट अब लेने का टाइम आ गया है। अब बी सोचेगा कि 200 रुपए तो मेरे पास रिकवरी हो गई है, लेकिन मैं ऑलरेडी 120 रुपए गवर्नमेंट को दे चुका हूं, तो अब नेट कितने देने बाकी हैं, सिर्फ 80 रुपीज। ठीक है, अब आप एंट्री समझो, जब ये सेल करेगा, तो अब इसकी सेल की एंट्री क्या होगी, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट, इसकी पॉकेट में कितने आए, टोटल 2200। इसको सेल्स का हक सिर्फ 2000 का था, एंड जीएसटी जो इसको रिकवर हुई है, तो वो कितनी है, 200 रुपए। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट की है ना, तो जीएसटी रिकवर्ड इसको कितनी हुई है, 200 रुपए। अब ये 200 पर इसका हक नहीं है। अब ये देखेगा कि मेरे को मिले 200, ठीक है। अब इसकी पेबल की वो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब इसको जीएसटी रिकवर हुए, अभी इसको खत्म करेगा अपनी बुक्स में से 200। ये ऑलरेडी जीएसटी पे कितना करके आया हुआ था, 120। तो अब इसने कितने जमा करवाने हैं, 80 रुपए। तो इससे इसका अकाउंट जो है वो नील हो जाएगा। तो मतलब अब जो बी है, इसने 200 कलेक्ट कर लिए, 120 अब 200 जमा करवाने जाना था, तो इसने ये रास्ते में सोचा कि 120 तो मैं ऑलरेडी ए को दे आया हूँ, वो भी तो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा आया है, तो इट मीन्स अब मेरी पॉकेट में से सिर्फ कितने निकलने रह गए, 80 रुपए। सो दिस इज द होल सिनेरियो। अब ध्यान से सोचो, इस स्टेज तक अगर मैं बात करूं, तो आप नोट करो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने पैसे चले गए। गवर्नमेंट के पास पहले ए गया जमा करवाने, ये वाले 120, फिर बी गया जमा करवाने 80 रुपीज। तो गवर्नमेंट के पास पूरे इस कमोडिटी तक के कितने पैसे जाने चाहिए थे, 200। 200 पहुंच गए ना। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ना तो ए को फायदा है जीएसटी के नाम पर, ना ही बी को फायदा है। ठीक है, अब आप सोचो कि बी ने 120 रुपए अपनी पॉकेट में रख ली, तो वो गलत है, वो पहले एडवांस में जमा करवा चुका है गवर्नमेंट को। ठीक है, क्लियर। अब सी जो है, सी हम मानते हैं ये हमारा है फाइनल कंज्यूमर, इसके आगे चेन खत्म हो जानी है, ये आम जनता है जो गुड्स को कंज्यूम कर रही है। अब जब
नहीं सॉरी, सी एक नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर का स्टेप है, ठीक है। अब जब ये सी लेकर इससे गुड आया, तो अब सी ने फिर से जब अपनी बुक्स में एंट्री डालनी है, तो सी 2000 रुपये को अपनी कॉस्ट मानेगा एज यूजुअल, 2000 कॉस्ट मानी। एक्स्ट्रा खर्चा उसने 400 का किया, 2400 इसने खर्चा किया टोटल। प्रॉफिट एलिमेंट 600 ऐड करके 3000 का सेलिंग प्राइस डिसाइड किया। जब इसने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, तो जी गवर्नमेंट फिर उसकी दुकान पे आके बैठ गई, वो कहती जी जमा करवाओ जीएसटी, सेल कर रहे हो आप। तो 3000 के ऊपर 10% 300 रुपये जीएसटी बन गया इसका। तो इसको जो फाइनल कस्टमर है, इसको जो फाइनल कंज्यूमर है, वो कितना पे करके आएगा? 3300, ठीक है। जैसे अब आप लोग घर में बैठे हो, जब आप चीज को फाइनली कंज्यूम कर देते हो, नेक्स्ट सेल ऑन नहीं करते, तो हम बोलते हैं ना सारे टैक्स का बर्डन हम आम जनता पर आता है। दिस इज व्हाट, सारा कुछ आम जनता ही बियर कर रही है। तो फाइनल कंज्यूमर ने 3300 रुपये पे कर दी। अब सी की बुक्स में सोचते हैं, सी ने 300 रुपये लिए फाइनल कंज्यूमर से जीएसटी के नाम पर। तो इसको लगा यार गवर्नमेंट को 300 रुपये देने जाना है। रास्ते में इसको भी ख्याल आएगा कि यार मैं ऑलरेडी 200 तो जमा करवा आया हूँ, मैं तो बी को दे चुका था 200 रुपये। तो जब 200 रुपये ये दे चुका था, तो अब नेट ये कितने देने जाएगा? 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब गवर्नमेंट के हिसाब लिख रहे थे, तो सी इसके पास जाएगा 100 रुपया देने। गवर्नमेंट की पॉकेट में टोटल 300 रुपया पहुंच गया, ठीक है। ये देखो अल्टीमेट गुड के ऊपर जीएसटी कितना है? 300 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट के पास फाइनली जो कंज्यूमर पे करता है जितना जीएसटी, वो ही जाता है टोटल में। हर स्टेज में अलग अलग टैक्स नहीं लगता। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट मिलना। क्लियर? तो जब इनपुट क्रेडिट मिलता है, तो इट मींस नेक्स्ट बिजनेसमैन जीएसटी को अपनी कॉस्ट नहीं मानता, क्योंकि ये एक अलग अकाउंट क्रिएट हो जाता है जीएसटी का, एंड ये नेट ऑफ हो जाता है, ठीक है। क्लियर? अब अगर मैं ये क्वेश्चन कह दे कि जी इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्योंकि ऐसा भी होता है, आप जीएसटी एक्ट में पढ़ोगे, कई कमोडिटीज ऐसी हैं जहां पर क्रेडिट की चेन जो है वो कैरी ऑन नहीं होती, वो बोलते हैं आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट नहीं मिलने का क्या मतलब है? अब ये सेम सीन देखो, ए था 1320 तक पहुंचा। अब जब बी को ये बोल दिया जाएगा ना कि तेरे को जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो बोलेगा ठीक है, फिर अगर मुझे क्रेडिट आपने नहीं देना, तो मैं फिर सारी के सारा जो अपनी वो है कॉस्ट, वो 1320 मानूंगा। फिर ठीक है, ना दो मुझे क्रेडिट, आपका ही गुड महंगा होगा, देखते जाना। तो अगर 1320 ये अपनी कॉस्ट मानेगा, तो मैंने देखो पूरा सेम सीन उठाया। एक्स्ट्रा कॉस्ट 300 थी तो मैंने 300 ही लिया, आप देख सकते हो। प्रॉफिट एलिमेंट 500 था तो मैंने 500 लिया है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो कि इससे गुड्स महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो 2120 तक पहुंच जाएगा। अब जीएसटी 10% है, तो 2332 तक कॉस्ट पहुंच गई। अब सी को भी बोला गया कि तेरे को भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने का मतलब जीएसटी अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे हम, जो बिल बना वो सारा का सारा मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जब कॉस्ट का पार्ट बना, तो अब ये देखो अल्टीमेटली ये जीएसटी 333 तक पहुंच गया। अब फिगर्स को चाहे ऊपर से मैच करें ना, मैंने हर चीज सेम ली है, 400 600 सेम लिया है। एंड इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फाइनल कंज्यूमर है उसको अब कॉस्ट महंगी पड़ रही है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर उसको उसी प्रोडक्ट के 33 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब ये उसको 3665 पे करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट के खाते में 120 प्लस 212 प्लस 333, ये सारा जीएसटी गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है, ठीक है। तो इससे महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हमारी कॉस्ट शीट में इसका क्या रोल है इतनी स्टोरी का? तो सिंपल सी बात है, जब आपको वो कई बार देगा क्वेश्चन, वो बोलेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹1 लाख, ठीक है। उसके बाद बोलेगा जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ, मान लीजिए 18%, ब्रैकेट में वो लिखेगा कुछ। अब लिखेगा मान लो इनपुट क्रेडिट, अगर लिखा हुआ अवेलेबल, तो अब आप क्या समझोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी ये जीएसटी बनेगा 18,000 रुपये, तो कल को इसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये हमारा फर्स्ट सीन है। तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने का मतलब आप अपनी कॉस्ट शीट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी लिखने वाले हो?
1 लाख। ठीक है। एंड अगर ये आपको लिख दे कि इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब अब आप खुंदक निकालना कि अगर मुझे इनपुट नहीं दोगे ना तो मैं चीज को महंगा कर दूंगा। तो महंगा करने का मतलब आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर दोगे। तो अब आपकी मटेरियल कॉस्ट अगर नॉट अवेलेबल का केस आया तो पूरी खुंदक निकालनी है, चीज को महंगा कर देना है। तो अब आपकी 1,18,000 रुपये कॉस्ट बन जाएगी मटेरियल की। ठीक है। अब शॉर्ट में आपको समझाती हूँ इसको याद कैसे रखना है। क्रेडिट, अगर क्रेडिट दिया तो कॉस्ट में नहीं लेना, अगर क्रेडिट नहीं दिया तो कॉस्ट में लेना है। तो बोथ द सीज आर वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। याद रहेगा? दोबारा सुनो। अगर क्रेडिट दे दिया, अगर क्रेडिट दे दिया हम कॉस्ट में नहीं लेंगे। एक तरफ से यस, दूसरी तरफ से नो। ठीक है। अगर क्रेडिट नहीं दिया हम कॉस्ट में लेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट्स। बस ये याद रखना। तो इससे आपको क्वेश्चन करते टाइम माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। क्रेडिट यस, कॉस्ट नो, क्रेडिट नो, कॉस्ट यस। ठीक है। खुंदक निकालेंगे हम फिर। Okay ji, so this was the point of GST which will be covered in the practical questions, and with this the whole concept of cost sheet is ending now. In the next lecture I will be covering all the practical questions। अब आप देखोगे कि आपको questions करते हुए कैसे flow बनेगा and automatically आप खुद questions को solve करोगे and I will be just guiding you how to handle them। ठीक है। तो इसके साथ आपका जो एक चैप्टर है बुक का वो एंड होने वाला है इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। सो चलिए, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड मस्ट इन्फॉर्म मी कि आपको कोई इन केस कोई इशू आता है, डू टेल मी एंड फिर बताना वीडियो लगाने के बाद कि यू हैव कंप्लीटेड द लेक्चर। ओके जी, बाय फॉर नाउ।